कहानी है 4 ऐसे लोगों की जो व्हेल इस मछली का तेल निकालने के लिए समुद्र के गहराइयों में चले गए, लेकिन समुद्र के नीचे कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे कि इनकी शिप रातों रात गायब हो गई। कहानी है इन द हार्ट ऑफ द सी। कहानी की शुरुआत 1850 से होती है, जहाँ पे हरमन नाम का लेखक अपने नए किताब के सिलसिले में थॉमस नाम के एक आदमी के पास आता है। थॉमस ने सालों पहले काफी मशहूर शिप एसेक्स पर काम किया हुआ था, जहाँ पे एसेक्स का क्रू रातों रात कहीं पे गायब हो गया था और गवर्नमेंट ने शिप के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये बात पूरी तरीके से दबा दी थी। और आज हरमन थॉमस से उसी राज को जानने के लिए आया था। थॉमस आज भी काफी सदमे में था, इसीलिए वो हरमन को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और काफी बहस के बाद हरमन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी थॉमस की पत्नी आकर हरमन को रोकती और कहती है कि मैं थॉमस को समझाती हूँ। दरअसल इन्हें पैसों की काफी जरूरत थी और हरमन कहानी के बदले में इन्हें ढेर सारे पैसे दे रहा था। इसके बाद अपनी पत्नी के समझाने पर थॉमस हरमन से बात करने के लिए मान जाता है। अब थॉमस कहानी सुनाने लगता है। साल था 1820। ये जगह थी नैंटकेट आइलैंड, जहाँ पे काफी बड़े बड़े व्हेलिंग की कंपनियां थी जो अपने लोगों को समुद्र में भेजकर व्हेल का शिकार करके उनका ऑयल निकालती थी। इन लोगों को व्हेलर कहा जाता था। इसके बाद हम ओवन चेस को देखते हैं, जो खुद भी एक व्हेलर था लेकिन काफी बड़े पोस्ट पर था, जो अपनी पत्नी पेगी के साथ रहता था, जिसे जल्दी बेबी होने वाला था। और व्हेलिंग कंपनी के लिए उसने काफी सारे प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसके कारण कंपनी का बहुत ही मुनाफा भी हुआ था। अब अगली बार समुद्र में जाने से पहले उसे कैप्टन बनाने वाले थे और इसी से रिलेटेड बात करने के लिए वो अपने सीनियर से मिलने ऑफिस जाता है, जहाँ पे कैप्टन बनने की बात छोड़कर उसे बताया जाता है कि उसे अगले हफ्ते ही नेक्स्ट मिशन के लिए निकलना होगा, लेकिन एज अ कैप्टन नहीं बल्कि फर्स्ट ऑफिसर। और इस शिप का कैप्टन होगा इस कंपनी के ओनर का बेटा। अब ये सुनकर ओवन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कंपनी छोड़ने की बात करता है। लेकिन तभी मैनेजर ओवन से वादा करते हैं कि इस मिशन के बाद उसका प्रमोशन पक्का होगा और सारी चीजों को वो लीगली पेपर पे लिख कर देते हैं। इसी के साथ साथ उसके पैसे भी बढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण ओवन फाइनली मान जाता है। अब 2-4 दिन के बाद ही इनका पूरा क्रू इकट्ठा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला था कैप्टन जॉर्ज, जो कि इसी कंपनी के ओनर का बेटा था। उसके बाद था ओवन, जो पूरे क्रू को जानता था। उसके बाद था मैथ्यू और फिर था 14 साल का थॉमस, जिसका ये सबसे पहला मिशन था। अब ओवन अपनी पत्नी को गुड बाय करके ये सभी लोग अपना सफर शुरू करते हैं। शिप जैसे ही थोड़े समुद्र में जाती है, ओवन क्रू को पर्दों को नीचे खींचने का ऑर्डर देता है, लेकिन एक पर्दा शिप के नेट में ही फंस जाता है। ये देखकर ओवन तुरंत शिप के ऊपर चढ़कर उस फंसे हुए कपड़े को बाहर निकालकर सारी चीजें सही करता है। ये देखकर सारा क्रू काफी खुश होता है। ओवन को शिप से रिलेटेड काफी सारी चीजों का नॉलेज था और सारा क्रू भी उसे पहले से ही जानता था। वही जॉर्ज के पास सिर्फ नाम था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। उसे कोई भी अपना लीडर नहीं मान रहा है, ये देखकर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। और रात में जब ओवन, मैथ्यू और जॉर्ज एक साथ डिनर के लिए बैठे होते हैं, तब जॉर्ज ओवन को नीचा दिखाने के लिए मैथ्यू से कहता है कि ओवन के पिता दरअसल एक चोर थे। जेल में जाने के बाद उसे किसी व्हेलर के ही परिवार ने अडॉप्ट किया था और इसीलिए वो आज इस जगह पे है। ये सुनके ओवन वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैथ्यू जॉर्ज को समझाता है। वही कुछ समय चला जाता है। ये लोग अपने स्केड्यूल से काफी पीछे थे, इन्हें कोई भी व्हेल अभी तक मिला नहीं था और इसी में जॉर्ज काफी गुस्सा हो रहा था। और एक दिन जब खराब वातावरण था, तभी वो शिप की स्पीड को काफी तेज करने के लिए कहता है। ओवन उसे समझाता है कि इससे शिप का नुकसान होगा, लेकिन जॉर्ज अपना इरादा नहीं बदलता और कुछ ही समय के बाद ये लोग बहुत ही बड़े आंधी में फंस जाते हैं, जहाँ पे चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें थी और इन लहरों पर डगमगाती हुई इनकी एसेक्स शिप। अब यहाँ पर कैसे तैसे ओवन मुश्किलों से बाहर आता है और लोगों को ऑर्डर देकर शिप को एक दूसरे डायरेक्शन में मोड़ने के लिए कहता है। और इसी तरह काफी बुरे समय के बाद ये लोग तूफान से बाहर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शिप का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। यहाँ पे जॉर्ज एज अ कैप्टन फेल हो गया था, लेकिन फिर भी वो सारा ब्लेम ओवन के ऊपर डालता है और कहता है कि हम शिप को वापस से घर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे जाने के बाद तुम इस सारी चीजों की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दोगे। दोनों का काफी आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन ओवन अंत में कहता है कि अगर हम बिना तेल के वापस गए तो हम दोनों के लिए भी काफी शर्म की बात होगी।
अब ये बात जॉर्ज को भी सही लगती है, इसीलिए ये लोग सफर को कंटिन्यू करते हैं। इनके पास काफी लिमिटेड खाना था। अब देखते ही देखते इन्हें शिप पर 3 महीने हो गए थे और इन्हें पहली बार फाइनली कुछ वेल्स दिखाई देते हैं। अब इनका शिकार करने के लिए ये लोग अपने अपने बोट्स लेकर नीचे उतरते हैं, जहाँ पे हम ओवेन को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े भाले से वेल को मारता था, जिसे रस्सी लगी हुई थी, और वेल मरने के बाद उसे खींच कर ये लोग अपने शिप के पास लेकर जाते थे, जिससे बाद में ये लोग तेल निकालते थे। अब ये लोग एक वेल का शिकार करते हैं और उसे तेल निकालते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 47 बैरल ही बनते हैं, जहाँ पे इन्हें करीब करीब 2000 बैरल ऑफ ऑयल चाहिए था। लेकिन आगे इन्हें कोई भी वेल नहीं मिलता। ऐसे ही करते करते 1 साल ये लोग शिप पर ही रहते हैं, जहाँ पे पूरे क्रू को संभालने का काम ओवन करता था। वही जॉर्ज अपने केबिन में रहता था, क्योंकि उसे काफी शर्मिंदगी हो रही थी। अब ऐसे ही सफर करते हुए ये लोग इक्वेडोर के एक टाउन में आते हैं, जहाँ पे कुछ दिन ये लोग रहने का फैसला करते हैं, जहाँ पे इन्हें एक स्पेनिश कैप्टन भी मिलता है जो खुद वेलर था है, जो इन्हें अपनी कहानी बताता है कि यहाँ से 2000 माइल दूर वेस्ट में हम लोग वेल्स का ही शिकार करने गए थे, जहाँ पे हमें वेल का काफी बड़ा ग्रुप मिला था। लेकिन शिकार करते समय अचानक से एक बहुत ही बड़ा क्रीचर आ गया था, जिसने हम पे हमला करके हमारे 2 बोट्स को बर्बाद किया। बड़े ही मुश्किल से हम बचकर यहाँ पे वापस आए हैं। आगे वो कहता है कि ये क्रीचर दरअसल व्हाइट वेल है, जो हजारों फीट बड़ा है और कभी भी अचानक से हमला करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस कैप्टन की बात का भरोसा नहीं करता। ये लोग बस यही सुनते हैं कि वहाँ पर हजारों के वेल्स हैं। अब ओवन और जॉर्ज दोनों भी मान जाते हैं कि हमें वहीं पे जाना है, ताकि हम काफी सारा ऑयल जमा कर पाए। सप्लाई लेने के बाद ये लोग निकलते हैं। जिस जगह इन्हें जाना था वो काफी दूर थी, और करीब करीब 14 महीनों के सफर के बाद ये लोग उस स्पेनिश कैप्टन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। सफर पे निकले हुए इन्हें 2 साल हो गए थे, लेकिन वहाँ पर भी पहले इन्हें कोई भी वेल दिखाई नहीं देता। लेकिन एक सुबह अचानक से इन्हें काफी सारे वेल्स का झुंड दिखाई देता है, जिसके कारण सभी लोग खुश होते हैं और ये लोग तुरंत अपनी बोट में बैठकर वेल्स का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे ओवन सबसे पहले एक वेल को मारकर उसे लेने जाता है। लेकिन अचानक से काफी सारी लहरें आती है और इन्हें कुछ पता चल पाए इसके पहले ही सभी लोगों के ऊपर हमला होता है। ओवन के बोट के सारे लोग पानी में होते हैं। अब बचने के लिए लोग वापस से शिप में आने लगते हैं। इन्हें जोर जोर से आवाजें आने लगती है, मानो कोई बहुत ही बड़ा राक्षस चिल्ला रहा हो। ये और कोई नहीं बल्कि वही हजारों फीट लंबा व्हाइट वेल होता है। वही जॉर्ज वापस से एक वेल को पकड़ लेता है, लेकिन उस जख्मी वेल की आवाज से वो व्हाइट वेल वापस से इनके पास मंडराने लगता है। हम देखते हैं उस वेल के सामने इनका शिप भी बहुत छोटा लग रहा था, और देखते ही देखते वो वेल इनके शिप पर चारों तरफ से हमला करने लगता है। इनकी शिप एक तरफ मुड़ने लगती है और हमले के कारण काफी सारी चीजों का नुकसान होने लगता है। लेकिन तभी ओवन एक बहुत ही बड़े भाले को लेता है और सीधा उस व्हाइट वेल के आँख के पास मारता है। लेकिन इस भाले से भी रस्सी लगी हुई थी, और जैसे ही वो व्हाइट वेल पानी के गहराइयों में जाने लगता है, रस्सी भी इस शिप के साथ साथ खींची चली जाती है, जिसके कारण शिप का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में जाकर पूरा तबाह हो जाता है। इनकी एसेक्स ये शिप धीरे धीरे पानी में डूब रही होती है। जॉर्ज तुरंत सबको शिप को खाली करने के लिए कहता है, लेकिन ओवन शिप से कुछ चीजें निकालने के लिए जाता है। यहाँ पे बाकी सभी लोग अपने अपने बोट्स में आकर ओवन को पुकारने लगते हैं, और थोड़े ही समय के बाद शिप का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है तेल के कारण। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि उनका कैप्टन, उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। स्पेशली थॉमस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी पानी में इन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। ओवन था जिसे ये लोग अपने शिप में ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ था पूरा समुंदर, वही दूसरी तरफ इनकी जलती हुई शिप। इस पूरे हादसे में इनके 2 साथी मारे गए थे। अब तीनों भी बोट आसपास ही थी और इनके पास कुछ दिनों तक का राशन भी होता है। इसी बीच में हेनरी, जो कि जॉर्ज का ही कजन था, वो बहुत ही पैनिक होने लगता है, क्योंकि अब ये लोग फंस गए थे, ठंड के मारे कभी भी मर सकते थे। इसीलिए वो बंदूक लेता है और ओवन को मारने जाता है, लेकिन लोग उससे बंदूक ले लेते हैं। अब ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। बस एक टुकड़ा ब्रेड और थोड़ा से पानी पे ये लोग जी रहे थे, और बीच बीच में उन्हें उस व्हाइट वेल की भी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो हमला नहीं करता। अब एक रात इनका सामना समुद्र के बहुत ही खतरनाक तूफान से होता है, जिसमें बोट काफी उलट पुलट हो जाती है, और इसी में मैथ्यू के सर पे भी चोट लगती है। ओवन समझ जाता है कि अगर इसका कोई इलाज नहीं किया तो ये कभी भी मर सकता है, लेकिन कोई चारा नहीं था। और इसी तरह समुद्र में ये लोग भटकते हुए जा रहे थे। ऐसे ही करते करते 34 दिन बीत जाते हैं। इनका खाना भी खत्म हो चुका था।
सभी लोग ऐसे ही बोट पर बेहोश पड़े थे। लेकिन तभी थॉमस को एक आइलैंड दिखाई देता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन इसी मौके पे वो व्हाइट व्हेल वापस आता है और इनके ऊपर हमला करता है। इनके पूरे बोट्स को तोड़ देता है और इन्हें पानी में गिराता है। अब पानी के बहाव के कारण ये लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं। इनके बोट का टूटा हुआ हिस्सा भी आ गया था। यहाँ पे ये लोग कुछ दिन जिंदा मछलियाँ और पंछियों के अंडे पकड़कर खाते हैं। इन लोगों ने यहीं पे रहने का फैसला किया था ताकि कोई रेस्क्यू शिप आकर इनके आग को देखकर इन्हें बचा सके। लेकिन इसी दरमियान ओवन को एक गुफा में इंसानों के कुछ कंकाल दिखाई देते हैं और वो सबको तुरंत दिखाता है और कहता है कि अगर हम यहाँ पे शिप का इंतजार करते रहे तो हमारा भी यही हाल होगा। यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है, हमें ही अपने बोट को ठीक करके यहाँ से जाना होगा। इसीलिए ये सभी लोग तुरंत अपने अपने बोट्स को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। और इसी मुश्किल घड़ी में जॉर्ज और ओवन के बीच में भी दुश्मनी खत्म होकर एक दोस्ती बढ़ती है। अब कुछ दिनों के बाद इनके बोट ठीक हो जाते हैं और ये लोग आइलैंड से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन इन्हीं में से 4 लोग इसी आइलैंड पे रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि वो वापस से इस महासागर में नहीं जाना चाहते थे। इन्हीं में मैथ्यू भी था जिसकी हालत काफी खराब हो रही थी। अब जाने से पहले ओवन मैथ्यू से कहता है कि मैं घर पहुंचकर सबसे पहले तुम्हारे लिए रेस्क्यू शिप भेजूंगा, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। और मैथ्यू भी हाँ कहता है और ये लोग उन्हें गुड बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इनकी हालत ऑलरेडी वीक होती है, जिसमें जॉर्ज की बोट बाकी 2 बोट से अलग हो जाती है। वही ओवन के बोट में एक क्रू मेंबर की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ओवन लाश को फेंकने से रोकता है क्योंकि उन्हें अब जिंदा रहने के लिए उसी का मांस खाना जरूरी था। ये सुनकर थॉमस पूरा टूट जाता है क्योंकि वो एक बच्चा रहता है। ये सारी चीजें उसके विचारों के खिलाफ थी, लेकिन ओवन उसे समझाता है कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और मजबूरी में उसे भी ऐसा ही करना पड़ता है। प्रेजेंट में यही कहानी बताते बताते थॉमस रुक जाता है, काफी रो रहा था। वो बताता है कि ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, स्पेशली मेरे पत्नी को, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो मुझसे प्यार करना बंद कर देगी। लेकिन तभी उसकी पत्नी जो बातें सुन रही थी वो बाहर आती है और कहती है जो उस सिचुएशन में 14 साल का लड़का फंसा हुआ था उसे जो ठीक लगा वही उसने किया, इसके लिए मैं आपको बुरा नहीं मानती। और उसे जादू की झप्पी देकर वो चली जाती है। जिसके बाद थॉमस वापस से कहानी सुनाता है। अब इन लोगों को पूरे 71 दिन हो गए थे समुंदर में। यहाँ पे जॉर्ज की बोट पर हम देखते हैं कि आगे किसकी बलि देने वाली थी ये लोग डिसाइड कर रहे थे क्योंकि उसी का मीट उन्हें खाना था, जहाँ पे जॉर्ज का नाम आता है। फिर जॉर्ज अपने ही भाई हेनरी को उसे बंदूक से मारने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी अपने भाई को मारने के बजाय खुद को गोली मार के अपना बलिदान दे देता है। ऐसे कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं। ये लोग अभी भी 800 माइल दूर थे जमीन से। अब एक दिन ऐसे ही आगे जाते जाते ओवन और जॉर्ज की बोट वापस से एक साथ आ जाती है। वही तीसरे बोट का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब ऐसे ही जाते हुए इन्हें वापस से व्हाइट व्हेल की आवाज सुनाई देती है। ओवन को काफी गुस्सा आता है और बची कुछ एनर्जी से वो उठता है और अपना भाला लेता है उसे मारने के लिए। वो व्हाइट व्हेल जैसे ही इसके बोट को उड़ाने के लिए आती है, ओवन देखता है कि उस व्हाइट व्हेल के आंख के पास अभी भी चोट लगी हुई है जो लास्ट टाइम उसने भाला मारा था उसके कारण। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि ये जगह दरअसल उनकी है और हम इंसान उनके घर को तबाह कर रहे हैं, इसीलिए वो व्हेल को नहीं मारता। और ये देखकर वो व्हेल भी वहाँ से शांति से चला जाता है और वापस कभी हमला नहीं करता। वही अब 87 दिन हो जाते हैं और एक दिन जॉर्ज की बोट को एक दूसरे बोट के लोग देख लेते हैं और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। वही ओवन के बोट पर लगभग सभी लोग मरने की हालत में थे, लेकिन तभी इन्हें चिले का एक आइलैंड दिखाई देता है और उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। तीसरे बोट के 2 लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी तरह ये लोग चिले के ही एक आइलैंड पे बाकी क्रू मेंबर से मिलते हैं जहाँ पे इन पे इलाज होता है। और 3 महीनों के और सफर के बाद ये सभी लोग अपने घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे करीब 2.5 से 3 साल के बाद ये लोग वापस आते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग मर गए हैं, लेकिन यहाँ पे समुंदर में वो जिंदा कैसे रहे, यानी इन्होंने इंसान को खाया है, ये बात किसी को भी ना बताने का वादा एक दूसरे से करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओवन वापस अपने पत्नी और बेटी से मिलता है जो कि अभी 2.5 साल की थी। अब कंपनी को ये लोग सारी सच्चाई बता देते हैं कि शिप क्यों डूबा और इनके साथ क्या हुआ। लेकिन कंपनी के लोग कहते हैं कि अभी एक कमेटी बैठने वाली है, लेकिन उसके सामने तुम्हें ऐसे शिप के डूबने का असली कारण नहीं बताना है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर है, क्योंकि अगर ये बात सबको
पता चली तो ये पूरी इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर ओवन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इस मिशन में उसने अपने करीबी लोगों को खो दिया था। इसीलिए वो झूठ बोलने से मना कर देता है और कंपनी से रिजाइन करके चला जाता है। वही अगले दिन सारे न्यूज़पेपर और कमेटी की मीटिंग होती है जहाँ पे जॉर्ज को बताना था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जॉर्ज भी अपने क्रू के खातिर सच्चाई बता देता है कि व्हाइट व्हेल ने उनके ऊपर हमला किया था। इसके कारण पूरी कमेटी गुस्सा हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जॉर्ज फिर से सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो उस व्हाइट व्हेल का शिकार करे, लेकिन उसे वो व्हाइट व्हेल कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसके कुछ सालों के बाद जॉर्ज रिटायर हो जाता है। वही ओवन कुछ समय के बाद मर्चेंट शिप का कैप्टन बन जाता है। वही रही बात थॉमस की, वो आखिरी बार ओवन से मिलता है और ओवन उसे वेलर का एक बैच देता है कि उसने बहुत ही बहादुरी दिखाई थी इस मिशन में। जिसके बाद थॉमस भी अपने रास्ते निकल जाता है। यहाँ पे आइलैंड में आने के बाद ओवन ने उसी आइलैंड पे बोट भेजी थी जिसमें 3 लोग अभी भी जिंदा होते हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन मैथ्यू नहीं बचा। तो ये थी कहानी एसेक्स शिप के डूबने की। अब हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ पे थॉमस को काफी हल्का लग रहा था ये सारी सच्चाई बताने के बाद, लेकिन वो हरमन को मीट की बात को छुपाने के लिए कहता है और हरमन भी मान जाता है। इसी के कुछ महीनों के बाद मॉबी डॉबी नाम की उसकी नॉवेल पब्लिश होती है जो थॉमस, ओवन विल्सन, मैथ्यू, जॉर्ज इनके सफर की कहानी बताती है। और इधर ही ये मूवी खत्म हो गई।